Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, everybody. This is video 2 of the software verification and validation and testing. We were in video 1, we were talking about what is a standard. Standard क्या होता है, उस पर हमने discussion की थी. So just to refresh the idea in your minds, standard एक document है. It's simply a document. It is produced by or it is formulated by some organizations such as ISO, IEEE, जो दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स की फॉर्मुलेशन और फिर उनकी अवार्डिंग और उनकी सर्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा इदारा है ISO. इसी तरह से IEEE भी है. तो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आप जब सर्टिफाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को विद दैट स्टैंडर्ड, तो you get that document. ये document आपको क्या provide करती है? It provides you 4 things about 4 other things. तो 8 चीजें जिनको कि आपने समझना है इस definition में. Document है which provides you the requirements, it provides you the specifications, it provides you the guidelines, and it also provides you the characteristics of what? Of 4 things. It provides you the requirements, specifications, and guidelines or characteristics for the raw materials that are to be used in production of a product or in the selling of a service. They also provide you requirements, specifications, guidelines, or characteristics about the finished products. It also provides you the requirements, specifications, guidelines, and characteristics of processes as well as services. तो इस पे हमने डिस्कशन की थी. हमने देखा था कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर सिंपली फिजिकल और फंक्शनल नीड्स ऑफ द कस्टमर, जो कि उसको चाहिए अपने प्रोडक्ट में या उस सर्विस में जो उसको प्रोवाइड की जाएगी. फिर हमने देखा था स्पेसिफिकेशन का मतलब है एक एक्सप्लिसिट किस्म की रिक्वायरमेंट जो कि किसी क्वांटिटी या किसी नंबर की शक्ल में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर मौजूद होनी चाहिए. टेक्निकली तो डिफरेंस यही है रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस का, लेकिन ऑपरेशनली रिक्वायरमेंट्स हमेशा कस्टमर बताता है, क्लाइंट से पूछा जाता है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो अंडरस्टूड होती हैं, वो स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं. ये दोनों में वैसे डिफरेंस होता है. और गाइडलाइंस जो है वो सिंपली स्टेप्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है, सो एज कि आप अगर कोई ISO का या IEEE का स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं या सर्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स, और जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे या आपकी सर्विसेज होंगी उनके अंदर, और फिर जो मटेरियल्स होंगे उनके अंदर क्या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो फिट फॉर यूज हो. उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये जो बार बार जिक्र हो रहा है प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, तो हमें ये समझना है कि ये प्रोडक्ट क्या चीज होती है और सर्विस, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज एक प्रोडक्ट कहला सकती है, सर्विस नहीं कहला सकती, और वाइस वर्सा कोई चीज स्ट्रिक्टली सीरियसली एक सर्विस है एंड इट इज नॉट टू बी सपोज्ड एज अ प्रोडक्ट. तो आज के जमाने के हिसाब से हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा बात. वैसे एक जनरल ओपिनियन जो डेवलप हो रहा है, मोस्ट रीसेंट या मोस्ट मॉडर्न एक ट्रेंड, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टिंक्शन, कोई एक चीज प्रोडक्ट है या कोई एक चीज सर्विस है, आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टिंक्शन नैरो डाउन हो रहा है. और इस स्टेज पे दुनिया जा रही है, इंडस्ट्री जा रही है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक दूसरे में मर्ज्ड हैं. यानी ये डिफाइन करना
पॉसिबल नहीं होगा, या फिर इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होगी कि कोई चीज प्रोडक्ट है स्ट्रिक्टली या सर्विस है। एक ही चीज आपको अवेलेबल होगी, जिसे आप नाम देना चाहें तो प्रोडक्ट का नाम दे दें, और नाम देना चाहें अपनी मर्जी तो सर्विस का नाम दे दें। बट बिफोर दैट हैपन्स हमें जरा स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करना है कि फिलहाल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो एक डिस्टिंक्शन है, एक डिफरेंशिएशन है, वो क्या है। इस लिहाज से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि प्रोडक्ट नजर आने वाली चीज किस तरह की होगी, उसके अंदर क्या कुछ होगा और क्या नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ज्यादातर अपनी शेप में दे आर फिजिकल, और थोड़ा सा इसका हिस्सा इनटेंजिबल हो सकता है। ये जो वर्ड्स हैं फिजिकल और इनटेंजिबल, फिजिकल को आप टेंजिबल भी कह सकते हैं। तो दो ऑपोजिट चीजें हैं, कोई चीज या तो फिजिकल होगी या इनटेंजिबल होगी, कोई चीज टेंजिबल होगी या फिर इनटेंजिबल होगी, दोनों में से कोई एक स्टेट होगी। दोनों का मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है? एनीथिंग विच इज फिजिकल, इट इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसे देख सकते हैं, आप फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या आप उसकी प्रेजेंस को समहाउ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन या तो आप उसकी कोई मेजरमेंट्स कर सकते हैं कि जिसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। कोई भी चीज जो इस तरह से आइडेंटिफाई हो सकती हो, विटनेस हो सकती हो, आप उसे कहते हैं फिजिकल, टैंजिबल। लेकिन कोई चीज जो आपको फिजिकली नजर ही ना आती हो, मौजूद हो लेकिन फिजिकली नजर ना आ सकती हो, आप उसे फील ना कर सकते हो, टच ना कर सकते हो, ना आप उसे सूंघ सकते हो, वो चीज इनटेंजिबल होती है। और दोनों ऑपोजिट हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल चीजों को या फिजिकल चीजों को आप उर्दू में कहते हैं मादी चीजें या ठोस चीजें, और समटाइम्स आप उन्हें मरई चीजें भी कहते हैं। मरई फारसी का शायद लफ्ज है जिसका मतलब है दैट यू कैन सी, विजिबल। तो प्रोडक्ट क्या चीज है? प्रोडक्ट एक ऐसी आइटम है, एक ऐसी चीज है जो फिजिकल ज्यादा होगी, मेजोरिटी उसका जो साइज या उसका जो जो कंटेंट होगा वो फिजिकल होगा, और शायद थोड़ा सा उसमें कोई इनटेंजिबल एस्पेक्ट भी होगा, उससे एसोसिएटेड या उससे रिलेटेड कोई ना कोई इनटेंजिबल चीज भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो इतनी नेग्लिजिबल है कि असल चीज जो फिजिकल है वो हमें नजर आ जाती है। दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट्स के साथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेलिंग का है। आप बाजार जाते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, सेल फोन, या आपको खाने की कोई चीज पसंद आती है, तो यू परचेज इट। और जो दूसरा है, जो प्रोफेशनल है, जो आपको ये दे रहा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जी ही इज सेलिंग यू दैट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ सेलिंग और परचेजिंग के जो लफ्ज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी शॉप में, किसी मार्केट में, और आप उसे खरीद के वापस लाते हैं एट योर होम और एट योर प्लेस। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऑन द थर्ड थिंग, अभी थोड़ी देर में सर्विस पे भी आएंगे और हम इन दोनों चीजों को कंपेयर भी करेंगे, लेकिन पहले तीसरी चीज प्रोडक्ट के मतलब, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट बेचने वाले के साथ आपका कांटेक्ट ना होने के बराबर है। प्रोडक्ट बनाने वाले के साथ आपका कांटेक्ट फ्यूचर में ना होने के बराबर है। सिर्फ उस वक्त आपका कांटेक्ट है जब आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, या उसे बनवाने के लिए, और फिर वापस जब उसका ऑर्डर बन जाए तो फिर आप लेने के लिए चले गए। मसलन जब आप सेल फोन खरीदते हैं तो आप जिस शॉप में जाते हैं जहां से आप सेल फोन खरीद रहे हैं, तो उस शख्स के साथ जिससे आपने सेल फोन खरीदा, आपका कांटेक्ट सिर्फ उतनी देर का ही है जितनी देर आप खरीद रहे हैं। और व्हाट टू स्पीक अबाउट द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्ड इट, उसके साथ तो आपका कांटेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। नोकिया, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो,
ये जो इसके बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं इन सेल फोन्स के, आप कभी उनकी फैक्ट्री तो नहीं जाएंगे, ना ही आप उनके घर जाएंगे कि अच्छा हम आपसे खरीदने लगे हैं तो चलें आपसे मिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उस प्रोडक्ट को किसी शॉप से ही खरीदेंगे, किसी आउटलेट से खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीद लेंगे मे बी। आपका कांटेक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर के साथ बहुत मिनिमल होगा, शायद उतनी ही देर तक होगा जितनी देर आप खरीद रहे हैं, शायद उसके बाद जिंदगी में कभी आप उनके साथ कांटेक्ट ना करें, एटलीस्ट एज फार एज दैट प्रोडक्ट इज कंसर्न। इसका मतलब है कि जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसका, और जो इसको बना रहा है इस प्रोडक्ट को, उसका, उसकी शक्ल सूरत, उसकी अपीयरेंस, उसका बिहेवियर मैटर नहीं करता। दुकानदार जो जिससे खरीदे उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत मैटर करेगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, उसका बिहेवियर क्या है, वो गुस्ताख आदमी है, बदतमीज आदमी है, यू डोंट केयर, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं है आपका। उसने तो एक चीज बनाई, अगर वो अच्छी बनी है तो ठीक है, अप्रिशिएबल है, अगर अच्छी नहीं बनाई तो फिर आप उससे दोबारा वो चीज नहीं खरीदेंगे। दैट मैटर्स कि जनाब, ये थिंकिंग, ये एक सोच मैटर करती है कि जी उससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जो मर्जी हो, वो कोई मुसलमान है, काफिर है, हिंदू है, या कोई यहूदी है, वो डजंट मैटर। और हमें वाकई मैटर नहीं करता, हम अक्सर जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो जिसने मर्जी बनाए हों, भाई हमने तो खरीदने हैं, हमने तो यूज करने हैं वो प्रोडक्ट्स। उनका बिहेवियर तो फिर बात की बात है, आप वो कोई बदतमीज आदमी है, कोई झूठा शख्स है, जो मर्जी वो अपनी पर्सनैलिटी में हो, उसके साथ आपका, उसका बिहेवियर और आपका जो ताल्लुक है वो कोई मेच नहीं खाता। अब वो किस जगह उन्होंने बनाया है, किसी झोंपड़ी में रह के बनाया है, किसी फैक्ट्री में बनाया है, छत उसकी है, कितनी मंजिला, वी डोंट केयर। वो फैक्ट्री पता नहीं कहाँ पे है, वो शेखुपुरा में है या वो बर्मिंगम में है, कहीं है, वी डोंट केयर। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। चौथी चीज जो कि एक करेक्टरिस्टिक के तौर पे प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, वो है कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो उस वक्त तक है जब तक कि वो प्रोडक्ट काम करेगा। बड़ी सीधी सी बात है समझने की कि ये इसकी लाइफ कितनी है जी प्रोडक्ट की। बस देखें जी, जब आपने खरीद के ले गए उस वक्त से लेके उस वक्त तक, जब तक कि वो खराब ना हो जाए, टूट ना हो जाए, गुम ना जाए, उसका लाइफ साइकिल इसी तरह से गिना जाता है। अब वो लाइफ साइकिल पूरा हो गया, अगर वो प्रोडक्ट इस दौरान टूट गया है तो अब आपको फिर नया लेना पड़ेगा, फिर वो एक नया प्रोडक्ट और नई लाइफ साइकिल बन जाएगा। प्रोडक्ट के मतलब ये भी बात आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं सर्विस की, लेकिन पहले ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट जो है वो एक ठोस फिजिकल चीज होती है जिसका कुछ हिस्सा इनटेंजिबल हो सकता है। मसलन आप जब सेल फोन खरीदते हैं तो वो तो फिजिकल चीज है ना, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड कुछ सॉफ्टवेयर भी है, कुछ फंक्शनैलिटी भी है, वो आपको नजर नहीं आएगी, वो इनटेंजिबल होगी। अब आते हैं सर्विस पे कि सर्विस क्या चीज होती है। वो तकरीबन उलट चीजें हैं प्रोडक्ट से, ऑपोजिट। प्रोडक्ट जो था वो मोर फिजिकल था और लेस इनटेंजिबल था। सर्विस इससे ऑपोजिट है। सर्विस जो है वो मोर इनटेंजिबल होती है, ज्यादातर इनटेंजिबल होती है, यानी गैर मरई, गैर मादी। आप ये नहीं कह सकते कर लें जी ये एक सर्विस है। प्रोडक्ट के मुतालिक तो आप कह सकते हैं कि देखिए जी ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन आप सर्विस के मुतालिक नहीं कह सकते, वो आपको नजर ही नहीं आएगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो मोर इनटेंजिबल है। लेकिन ये हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कोई फिजिकल हो। अब इसकी मिसाल क्या है, उसकी एग्जांपल है कि आप सेल फोन तो आपके पास है, वो एक प्रोडक्ट है मान लेते हैं, लेकिन वो सेल फोन बेकार है जब तक कि आप उसमें कोई कनेक्शन या सर्विस जो होता है ना, मोबाइल सर्विस, वो ना लें। तो सेल फोन प्रोडक्ट के तौर पे फिजिकल है, लेकिन उसमें चलने वाली जो सर्विस है कि जी आपने जैज को यूज किया है या आपने यूज किया है मोबिलिंक को किया है, जो भी होते हैं सारे, यो फोन है, पहले वो होते थे वारिद वगैरह, अब तो कम जरा होते जा रहे हैं। तो
वो जो कुछ आप वहां से लेते हैं उन कंपनी से, लाइक वारिद या जैज से, वो आपके फोन में चलता है लेकिन आपको नजर नहीं आता, वो इंटेंजिबल होता है। लेकिन बात ये है कि वो कनेक्शन आप तक पहुंचेगा कैसे, वो किसी शॉपर में या किसी और तरीके से नहीं आता, वो एक सिम में आता है, एक छोटी सी सिम, एक चिप सी। जब तक आप वो अपने सेल फोन में नहीं लगाएंगे आपकी सर्विस नहीं चलेगी। इसका मतलब हुआ कि असल चीज जो चलनी है वो तो सर्विस है, वो इनटेंजिबल है। लेकिन जिस चीज के जरिए वो सर्विस हम तक आएगी, कोई कंटेनर एक जिसको हम सिम कह रहे हैं, जब तक वो सिम नहीं होगी वो सर्विस भी नहीं होगी। वो उस सर्विस का, उस इनटेंजिबल चीज का एक छोटा सा टेंजिबल हिस्सा है। दूसरा जो आपको करेक्टरिस्टिक याद रखना है सर्विस के मुतालिक, वो ये है कि प्रोडक्ट परचेज और सेल होते थे, वो आप पिछली स्क्रीन पे अगर देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स। लेकिन सर्विस के साथ, ऑल्दो कि हम सर्विस के लिए भी पैसे पे करते हैं, लेकिन हम टेक्निकली सर्विस के लिए बाइंग या परचेजिंग या सेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हायरिंग। सर्विस को हमेशा हायर किया जाता है। आप अगर सेल फोन की कोई सर्विस ले रहे हैं, वारिद जैज वगैरह, तो आपने असल में वो सर्विस हायर की है, ठीक है। एक चीज, दूसरा ये कि समटाइम्स सर्विस लेने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है, कोई आदमी जो आपके लिए वो सर्विस करे। लाइक आप जब गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं, वो खुद ब खुद वॉशिंग नहीं होती, वहां पे कोई एक ऑपरेटर या कोई एक शख्स है जो आपके गाड़ी की धुलाई करता है, उसको साफ करता है, उसको वैक्स या पॉलिश करता है। और जब वो हो जाता है तो फिर आप उसे पेमेंट करते हैं, फिर आपका उससे राब्ता खत्म हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल वो भी है कि आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी आप खाने की जगह पे जाते हैं, तो वहां पे आप जाके, तो जो सर्वर होता है या वेटर होता है, आप उससे ऑर्डर उसे देते हैं, और वो फिर किचन या जहां भी कहीं से वो खाना बनना है वो फिर वहां से लेके आता है। यानी बहुत सारे लोग हैं रेस्टोरेंट में या किसी बुफे में जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपने उनको हायर किया है, आप बाद में उनको पेमेंट करते हैं, पेमेंट हुई तो बात खत्म हो गई। तो इस लिहाज से सर्विसेज जो हैं वो हायर की जाती हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज किए जाते हैं। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है प्रोडक्ट में, ये था कि जो वेंडर है या मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट कम से कम है या बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस बना के आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक हमेशा रहेगा। जब तक कि आप सर्विस यूज करते रहेंगे, आपका ताल्लुक उनके साथ रहेगा। मसलन आपने सेल फोन की जो सर्विस ली है, कनेक्शन वारिद है या जैज है, तो अब आपका ताल्लुक वारिद या जैज से उस वक्त तक रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोन कॉल, जब तक कि आप वो सर्विस जारी रखना चाहेंगे, आप उसे खत्म नहीं करना चाहेंगे, तब तक ये सर जो एक कांटेक्ट है दोनों के दरमियान, आपके और उस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान रहेगा। क्योंकि अगर वो सर्विस में कोई गड़बड़ है, कनेक्शन सही काम नहीं कर रहा, या खामखा आपकी ओवर बिलिंग हो रही है, तो आप उन्हीं को कॉल करेंगे और वो आपको वेलकम करेंगे कि सर यस हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सर्विस में ये होगा कि सर्विस सर्विस यूजर यानी आप और जो प्रोफेशनल है, इन तीनों का लिंक उस वक्त तक रहेगा जब तक कि आप इस सर्विस की यूजेज खत्म नहीं कर देते या उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर देते। दैट गोज ऑन। ठीक, ओके। तीसरी चीज हो गई ये कांटेक्ट विद द मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। चौथी चीज, अच्छा, लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल था
वो इंटरएक्शन था उस वक्त तक जब तक कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सर्विस के साथ भी तकरीबन ऐसा ही है। सर्विस की लाइफ साइकिल उस वक्त तक है जब तक कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड है या वो आपके साथ कमिटेड है। और जैसे ही वो सर्विस आप खत्म कर देते हैं या किसी और वजह से खत्म हो जाती है, वो जो लाइफ साइकिल है उस सर्विस का आपके लिए वो खत्म हो जाता है। तो ये चार एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट में एक अंदाज से हैं, आपने उनको याद रखना है, और सर्विस में एक दूसरे अंदाज से हैं, आपने इनको भी याद रखना है। थोड़ी सी बात और है, अब ये जो प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों, इनके अंदर क्वालिटी कैसे नजर आएगी, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, एक आम आदमी, एक लेमैन जब किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करता है, तो अगर तो जनाब वो प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए अच्छा काम करती है, उसे तंग नहीं करती, तो तब तक तो वो यही कह रहा होता है कि जी बढ़िया क्वालिटी है, जी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए सही काम ना करे, उसकी जरूरत के मुताबिक ना हो, तो फिर वो वही लफ्ज बोलता है जो मैंने आपको पहले कहा था कि हमने नहीं बोलने, वो कि जी घटिया क्वालिटी का है। या फिर ये है कि जब लोग आपस में प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो कोई एक प्रोडक्ट उन्हें बढ़िया क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी नजर आता है, और कोई दूसरा प्रोडक्ट उन्हें घटिया क्वालिटी नजर आता है। ये आप कंपैरिजंस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सेल फोन है जिसपे टच स्क्रीन है, स्मार्टफोन है, और उसकी प्राइस जो है वो 65,000 तक है, 75,000 तक है, और किसी दूसरे शख्स के पास सेल फोन है जिसकी प्राइस जो है वो 4,000 रुपीज या 5,000 रुपीज है या 10,000 रुपीज है, तो ऑब्वियसली आप कीमत से भी अंदाजा कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होगा। लेकिन लेमैन उस डिफरेंस को बोलेगा इस तरह से कि वो कहेगा जी कि ये जिसको परचेज किया उसने 75,000 रुपीज में, वो बढ़िया क्वालिटी है, आला क्वालिटी है। और उसके मुकाबिल उसका दोस्त या कोई और जब उठा के लाएगा 5,000 रुपीज वाला, तो वो कहेगा जी ये तुम्हारे पास तो घटिया क्वालिटी है। ये एक लेमैन का बोलने का अंदाज है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, खासतौर पे जो क्वालिटी से रिलेटेड हैं, उनके नजदीक ये डिफरेंस मैटर नहीं करता। उनके नजदीक यही बात होगी जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, उनके नजदीक दोनों ही सही हैं। दोनों सेल फोन्स जिनकी एग्जांपल दी, दोनों ही ठीक है, दोनों में क्वालिटी है। और क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटी को हाई या लो में नहीं गिनते, बल्कि वो उस स्टैंडर्ड को हाई या लो में गिनते हैं जिसके तहत वो प्रोडक्ट बनाया गया। थोड़ी देर पहले आपने वो स्टैंडर्ड की डिस्कशन भी देखी थी, और आप बाद में ये स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। तो असल चीज होती है स्टैंडर्ड, जो हमें बताता है कि मटेरियल, प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस, इनको किस तरह से चलाया जाएगा, उनकी, आपके लिए वापस मैं लेके आता हूँ वही स्लाइड, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन की जाती हैं। लेकिन एक मर्तबा जब किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बताई हुई रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस पूरी हो जाती हैं, मटेरियल्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, प्रोसेसेस से रिलेटेड, तो फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट क्वालिटी ही शो करता है, बशर्ते के उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट या कोई डिफेक्ट आ जाए, तब हम कहेंगे कि जी इसकी क्वालिटी नहीं। लेकिन जब तक वो चल रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर को, तब तक उसमें क्वालिटी है, चाहे वो कम कीमत का है चाहे वो ज्यादा कीमत का है। ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो सेल फोन परचेज करते हैं काफी एक्सपेंसिव, 125,000 का जनाब आप, या 150,000 का आप कोई सेल फोन खरीदते हैं, तो जब एक या दो दिन इस्तेमाल के बाद वो सेल फोन खराब हो जाए,
तो आपका दिल करेगा ये कहने को कि जी ये तो आला क्वालिटी नहीं है, घटिया क्वालिटी है। उसके बरक्स जिस शख्स ने 10,000 रुपीज में, 5,000 रुपीज में सेल फोन खरीदा है, जो पहले आते होते थे क्यू मोबाइल टाइप, और वो उसके पास 3-4 साल अच्छी तरह से काम करता है वो फोन, तो आपके ख्याल में तो वो फजूल था, घटिया क्वालिटी था, लेकिन उसके नजदीक तो बेहतरीन क्वालिटी बन गया उसके मुताबिक, क्योंकि वो 3-4 साल से उस फोन को यूज कर रहा है बगैर किसी प्रॉब्लम्स के, बगैर किसी हार्डवेयर या कोई और इशू के। तो साबित ये होता है कि असल में कीमत और ज्यादा होना या कीमत कम होना किसी क्वालिटी को अच्छा या बुरा नहीं बना देता। असल चीज है उसका इस्तेमाल, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर ने बताई थी, अगर वो उसके मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है क्वालिटी। अगर नहीं हो रहा, चाहे वो जितना मर्जी सस्ता हो, चाहे जितना मर्जी महंगा हो, वो फिर क्वालिटी उसमें नहीं है। लेकिन हम तब भी ये नहीं कहेंगे कि फजूल क्वालिटी, हम ये कहेंगे कि जी क्वालिटी इसमें नहीं है, इसमें डिफेक्ट है। वो हम ऑलरेडी ये काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं दोनों सेंटेंसेस की। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि, क्या देख चुके हैं बताइए? हम ये देख चुके हैं कि क्वालिटी कभी भी घटिया या बढ़िया नहीं होती। असल चीज ये है कि क्वालिटी उस वक्त होती है जब किसी चीज में डिफेक्ट ना हो, और अगर डिफेक्ट है तो क्वालिटी नहीं है, डिफेक्ट नहीं है तो क्वालिटी है। ऑन दी अदर साइड आप कहेंगे कि क्वालिटी है तो उसमें फिर डिफेक्ट नहीं होगा, और अगर किसी चीज में क्वालिटी नहीं है तो फिर इसका लाजमी मतलब है कि उसमें कोई डिफेक्ट आया होगा। तो इस हवाले से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब सवाल फिर वहीं पे है कि जो क्वालिटी है उसको कैसे हम शो करें, कि हाँ कैसे दावा किया जाए कि जी मेरा प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है या मैंने बनाया है वो क्वालिटी रखता है, या वो सर्विस जो मैं कहीं से ले रहा हूँ या मैं किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कैसे दावा करूं कि जी उसके अंदर क्वालिटी है। अब ये शक्ल सूरत देख के तो नहीं फैसला हो सकता कि जी कोई अगर आपके पास कोई चेयर है और वो बड़े खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि वो क्वालिटी है। हो सकता है आप उस खूबसूरत चेयर पे अगर बैठें तो 1 या 2 दिन के बाद वो टूट जाए। कोई रीजन हो सकती है कि जनाब उसमें मटेरियल सही नहीं था, या उसको सही तरह से जोड़ा ही नहीं गया था। ये भी रीजन हो सकती है जी आपका वजन नहीं वो उठा सकी। आपने तो उसको कहा था ना कि जी मेरे लिए कुर्सी बनानी है, तो वो आपके वजन के हिसाब से कुर्सी अगर बनाई बहुत खूबसूरत, लेकिन वो 2 दिन में टूट गई या शुरू में ही टूट गई, तो अब आप उसकी खूबसूरती से तो फैसला नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी का। कुछ और पैमाने हैं। अब वो स्केल्स, वो मैयर्स जिनके जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस की क्वालिटी जज कर सकते हैं, वो आम आदमी की नजर से डिफरेंट है। उसकी नजर कुछ और है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसको उसके जहन पे छोड़ देते हैं। हम प्रोफेशनल के तौर पे, और खास तौर पे चूंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे, एप्लीकेशंस, और वो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, उन दोनों की क्वालिटी को समझना और इस काबिल होना कि हम उसे देख सकें कि हाँ ये चीज क्वालिटी है वो। अब उसकी डिस्कशन हमने करनी है इस टॉपिक के अंदर, डायमेंशंस। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की क्वालिटी को जज करने के लिए क्वालिटी प्रोफेशनल्स ने ये पैमाना बनाया है जिसे कहा जाता है डायमेंशंस। ये प्रोडक्ट के लिए भी होगी और ये सर्विस के लिए भी होंगी डायमेंशंस। पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी किसी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी होगी सिर्फ उसकी शक्ल सूरत नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अब वो चीजें, वो एस्पेक्ट्स या वो फैक्टर्स जिनकी मदद से प्रोडक्ट की क्वालिटी जज की जा सकती है, वो कहलाती हैं डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। और डायमेंशन के लिए उर्दू में कई लफ्ज हैं। एक लफ्ज है जेहत, फेस। तो आप ये समझ लें कि क्वालिटी के फेसेस हैं, डायमेंशंस हैं, जिनसे आप पलट पलट के प्रोडक्ट को देखें तो कोई ना कोई एक फेस आपके सामने आएगा, आप उसको जज करेंगे। अब ये टोटल 8 हैं,
डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी 8 हैं। आप यूं समझ लें कि 8 किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 8 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या 8 टाइप ऑफ डायमेंशंस जो कि आप किसी प्रोडक्ट में तलाश कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले जो डायमेंशन है, ये एक सर्कल नुमा फिगर में आपको नजर आएंगी। जो सबसे पहली एक डायमेंशन है प्रोडक्ट क्वालिटी की, वो कहलाती है परफॉर्मेंस। अच्छा, अब परफॉर्मेंस का लफ्ज हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले से एक आपके जहन तैयार करने के लिए कह रहा हूं कि जो आम आदमी जिस चीज को परफॉर्मेंस समझता है, प्रोफेशनल्स परफॉर्मेंस के लिए वो नुक्ता निगाह नहीं रखते। ये परसेप्शन डिफरेंट है। आम आदमी लेमैन की परफॉर्मेंस की डेफिनेशन कुछ और होगी, और हमारी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और खासतौर पे वो प्रोफेशनल्स जो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी थ्रू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए इसका मतलब कुछ और होगा, और अभी इस पे आएंगे भी। उसके बाद है फीचर्स। अगर हम इस डायरेक्शन में चलें क्लॉकवाइज, तो परफॉर्मेंस के बाद अगली चीज जिसपे कोई जिसके जरिए क्वालिटी की जजमेंट की जा सकती है, वो है फीचर्स। अब ये भी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। मसलन जिस वक्त आप कोई फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो सवाल पूछा जाता है कि जी ये फीचर्स क्या है गाड़ी में या सेल फोन में। लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो आम आदमी तो इसी तरह से इसको परसीव करेगा, लेकिन हमारे नजदीक इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये दोनों लफ्ज आप ज़हन में रखें, परफॉर्मेंस और फीचर्स। इनके मीनिंग लेमैन के लिए कुछ और है और हमारे लिए कुछ और है। तीसरे नंबर पे रिलायबिलिटी। अब ये वो चीज है जो कस्टमर, लेमैन जिस तरीके से रिलायबिलिटी को समझता है, हम भी उसी तरह से ही समझेंगे, क्योंकि हमने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी बना के देनी है। हमारा प्रोडक्ट उसके लिए रिलायबल हो सकता है। अभी इसकी डिटेल में भी आते हैं। फिर एक चीज है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस जो है वो, ये कन्फर्मेशन से डिफरेंट लफ्ज है। इसमें आप गौर करेंगे कि CONFOR, वो कन्फर्म में क्या होता है, CONFIRM, वो और चीज होती है, ये और चीज है। कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि आप कितना कोई रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स की पासदारी करना एक कन्फॉर्मेंस कहलाता है। देन नेक्स्ट थिंग इज नंबर 5, इट इज ड्यूरेबिलिटी, पायदारी। तो ये वही चीज है जो कस्टमर समझता है कि जी उसका प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा अरसे चलना चाहिए। तो हमारे नजदीक भी उसी तरह है, प्रोफेशनल्स के नजदीक। अब तीन चीजें हैं, तीन डायमेंशंस जो प्रोडक्ट के अंदर नजर नहीं आएंगी। परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी, फीचर्स नजर आ जाएंगे, रिलायबिलिटी भी प्रोडक्ट में नजर आ जाएगी, कन्फॉर्मेंस भी नजर आ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी भी। लेकिन ये जो बाकी तीन है, ये हमें नजर आएंगी प्रोफेशनल्स को, ये लेमैन को नजर नहीं आएंगी, वो किसी और तरीके से इसको जज करेगा। इनमें सबसे पहले सर्विसेबिलिटी, देन एस्थेटिक्स, और फिर है परसीव्ड क्वालिटी। सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स और परसीव्ड क्वालिटी, ये 8 डायमेंशंस हैं जो मौजूद हों किसी प्रोडक्ट में, तो आप तभी कह सकते हैं कि जी उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। इनमें से कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीजें अगर एब्सेंट हों, या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, मयार के मुताबिक ना हो, तो देन वी विल बी सेइंग दैट देयर इज नो क्वालिटी। आम आदमी क्या कहेगा जी, घटिया क्वालिटी। हम क्या कहेंगे कि जी नो क्वालिटी, because there is a defect in any one of these dimensions. अभी इनकी डिटेल पे भी आते हैं, और पहले हम देखते हैं कि फिर सर्विस के मतलब क्या ख्याल है कि सर्विस की भी कोई डायमेंशंस होती हैं। तो सर्विसेज की भी डायमेंशंस होती हैं, उसमें 8 नहीं है, उसमें सिर्फ 5 है। और उन 5 में एक तो वही है जो प्रोडक्ट में भी थी, दैट इज रिलायबिलिटी। इट इज कॉमन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
तो अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो रिलायबिलिटी के बाद, अच्छा रिलायबिलिटी का मतलब भी वही है जो कि प्रोडक्ट की डायमेंशन में है, लाइक कि जी आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। देन कम्स रिस्पॉन्सिवनेस। सर्विस का रिस्पॉन्सिवनेस सर्विस के अंदर नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइडर में होता है। रिस्पॉन्सिवनेस में शुरू का जो लफ्ज है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब रिप्लाई या रिएक्शन। तो रिस्पॉन्सिवनेस सर्विस के अंदर नहीं होगी, ये सर्विस प्रोवाइडर के अंदर होगी। और चूंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप जब सर्विस लेते हैं तो सर्विस की वजह से आपका कांटेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमेशा रहता है, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिवनेस हमें सर्विस की नहीं देखनी, वो तो रिलायबिलिटी में हम देखेंगे। ये रिस्पॉन्सिवनेस असल में सर्विस प्रोवाइड करने वाले की है। उसके बाद है एश्योरेंस, यकीन दहानी। किसी किस्म की यकीन दहानी जो सर्विस से रिलेटेड है, अच्छा ये भी सर्विस के अंदर नहीं होगी, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर होगी, एश्योरेंस। फिर उसके बाद डायमेंशन है एम्पथी। एम्पथी का लफ्ज तकरीबन वैसा ही है जैसे सिंपथी, रहमदिली, क्या होता है हमदर्दी। लेकिन यहां पे ये सिंपथी से थोड़ा सा डिफरेंट इसका मीनिंग होगा एम्पथी का। और फिर एक डायमेंशन है टेंजिबल्स, जिसको टेंजिबिलिटी भी कहते हैं। तो ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि सर्विस जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि एनीथिंग विच इज मोर ऑफ इनटेंजिबल एंड लेस ऑफ टेंजिबल। तो ये जो टेंजिबल्स है ये वही एक छोटा सा हिस्सा है किसी सर्विस का जो कि टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल नहीं होता, फिजिकल नहीं होता। आई एम सॉरी, फिजिकल होता है। बाकी सारी चीजें फिजिकल नहीं है, लेकिन ये वाला डायमेंशन उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो यहां तक की डिस्कशन होपफुली आपको क्लियर हुई है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कंफ्यूजन्स होते हैं तो वी कैन बी एड्रेसिंग देम इन दी इंटरैक्टिव सेशन। उस इंटरैक्टिव सेशन में हम इन सारी चीजों को डिटेल में भी देखेंगे और आपके क्वेश्चंस भी, क्योंकि अब ये वीडियो का टाइम भी खत्म हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये रिपीट कर देता हूँ। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है? डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी का मतलब है वो क्राइटेरिया जिसके जरिए आप किसी प्रोडक्ट में या किसी सर्विस में जज कर सकें कि क्वालिटी है या नहीं। ये आम आदमी नहीं कर सकेगा, लेमैन इस तरह से क्वालिटी को परसीव नहीं करता। आम आदमी के नजदीक प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी उसकी खूबसूरती में है, शायद उसके कलर में है, या शायद उसकी प्राइस में है। लेकिन देखें टेक्निकली प्रोफेशनल्स के नजदीक क्वालिटी प्राइस में नहीं है, उसके 8 फीचर्स हैं, डायमेंशंस हैं विद इन अ प्रोडक्ट जिनमें से हम जज करते हैं। और इनमें से कोई एक ही शायद होगा जो कि कस्टमर की परसेप्शन में आए या उसका जहन वहां तक पहुंच सकता हो, क्योंकि वो एक लेमैन के तौर पे है। तो ये कौन से 8 डायमेंशंस हैं? यू गॉट परफॉर्मेंस, देन यू हैव द फीचर्स, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स, परसीव्ड क्वालिटी। और लगे हाथों जरा जल्दी से ये भी देखते चलते हैं कि इनके मीनिंग क्या है इंग्लिश में। परफॉर्मेंस का जो है लफ्ज उसको उर्दू में कहते हैं कारकर्दगी। कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त तक क्वालिटी नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई परफॉर्मेंस ही ना हो। आपने अगर एक बाइक खरीदी है और वो बाइक चलती ही नहीं, तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर क्वालिटी कहां से आएगी? या अगर आपने एक सेल फोन खरीदा है और वो चार्जिंग ही नहीं हो रही उसकी बैटरी की, या अगर बैटरी चार्ज होती है और वो ऑन ही नहीं होता, या चले अगर ऑन हो भी जाता है तो आप उसमें सिम डाल के कोई फोन कॉल ही नहीं कर सकते ना, या आप उसमें कोई रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं।
ना ही वो इंटरनेट आपको दिखाता है, वेयर इज इट वाज सपोज टू डू दैट, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो आप कहेंगे कि जी इसमें तो कारकर्दगी ही नहीं है। तो ये सबसे पहला एक पड़ाव है क्वालिटी जज करने का प्रोडक्ट में। वो कुछ करे तो सही ना, जिस काम के लिए खरीदा वो कर रहे तो सही, वो अगर नहीं कर रहा तो फिर बाकी सारी चीजें अगर मौजूद भी हों तो उनका कोई फायदा नहीं, क्वालिटी नहीं है। दूसरे नंबर पे है फीचर्स। अब ये फीचर्स आम तौर पे लेमैन इसे किसी और तरह से समझते हैं। वो समझते हैं कि जी जो खूबसूरतियां किसी सेल फोन में या किसी व्हीकल में या किसी चीज प्रोडक्ट में है वो फीचर्स हैं, लेकिन नहीं, हम फीचर्स को किसी और तरह से जज करेंगे। हम फीचर्स को जज करेंगे परफॉर्मेंस वाली डायमेंशन के बाद। परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ बुनियादी काम है, लेकिन उसमें जो एडिशनल चीजें प्रोडक्ट में डाली गई हैं वो फीचर्स है। फिर रिलायबिलिटी को उर्दू में कहते हैं काबिल एतबार, यानी आपको किसी मुश्किल वक्त में प्रोडक्ट को यूज करना चाहें और वो यूज हो ही ना रहा हो, तो फिर वो रिलायबिलिटी तो नहीं है ना, आप एतबार ही नहीं कर सकते कि किसी मुश्किल सूरत हाल में वो आपके किसी काम आए। लेकिन अगर वो काम आता है तो फिर आप कहेंगे रिलायबल है। जिस तरह आप कहते हैं ना रिलायबल सोर्सेज रिलायबल फ्रेंड्स, जी वो मुसीबत के वक्त में काम आते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट की डायमेंशन है। चौथी डायमेंशन है कन्फॉर्मेंस। क्या आपका प्रोडक्ट किसी किस्म के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। पांचवी चीज है ड्यूरेबिलिटी, पायदार, ये नहीं कितने अरसे तक, लंबे अरसे तक ये प्रोडक्ट आपके काम आ सकता है, ये नहीं कि जनाब खरीदा है तो 2 महीने के बाद ही खत्म हो जाए। आमतौर पे उतना तो वो चले ना जितना उसकी वारंटी बताएगी, इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। फिर सर्विसेबिलिटी है, अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो वो कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। फिर एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स का मतलब है जमालियाती, यानी वो जो प्रोडक्ट है वो कितना खूबसूरत है। और आठवीं चीज है परसीव्ड क्वालिटी। ये समझना कि परसीव्ड क्वालिटी क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है क्वालिटी को जज करने का। क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर नहीं नजर आएगी, परसीव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट में नजर नहीं आएगी, उसके तारुफ में नजर आएगी। अब इस डिस्कशन को इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट एक रिकॉर्डेड भी होगा और इंटरेक्टिव सेशन भी होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। वील बी टॉकिंग दैट ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह कल। फिर इस दौरान आपसे डिमांड होगी, आपसे तवक्को होगी कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को गौर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और साथ ही साथ जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उनको भी आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है, क्योंकि अगली जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें जरूरी होगा कि आप यहाँ तक की डिस्कशन को अच्छी तरह समझ चुके हो। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो जो हम इंटरएक्टिव सेशन में एड्रेस कर सकते हैं। So that will be all for this part of the video 2। और आज हमने जो डिस्कशन की है it is all about the standards। स्टैंडर्ड को हमने समझा ये क्या होता है, और फिर हमने डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है। प्रोडक्ट क्वालिटी का डायमेंशंस कितने हैं, 8, और जो सर्विस क्वालिटी है उसके डायमेंशंस कितने हैं, उसके 5 डायमेंशंस हैं। अगले जो हमारी मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन यहीं से ऑनवर्ड चलेगी जहां से हमने इसको रोका है। We will be talking about dimensions of quality in product in detail, and also the dimensions of services qualities, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। Until then, it will be Allah Hafiz from my side. Hopefully you have enjoyed in learning